हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, इनके क्या क्या प्रावधान हैं, इनके जो अनुच्छेद हैं वो क्या क्या हैं, और इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और आप लोग जानते होंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न अगर कोई पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि यहां से प्रश्न काफी बनते हैं एग्जामों में और बच्चे यहां से करते हैं गलती। तो उनको आज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रटना एकदम नहीं है, समझ कर चलना है। तो आज चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, इनके जो प्रावधान है उन प्रावधानों को बारी बारी से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। सबसे पहले चलते हैं शुरुआत में, जब संविधान सभा बना था तो आपको याद होगा जब संविधान सभा बना था तो उसमें सलाहकार के समिति के रूप में जो अध्यक्ष थे सलाहकार समिति के वो थे BN राव। BN राव ये चाहते थे कि भारतीय संविधान में दो प्रकार के मौलिक अधिकार आए। एक मौलिक अधिकार वो जो जनता के लिए तुरंत लागू हो जाए और एक मौलिक अधिकार वो हो जो लागू तो हो लेकिन वो धीरे धीरे करके जनता के लिए लागू किए जाए। तो उनकी बात तो मानी तो गई लेकिन बाद में इस तरह से नहीं मानी गई कि मौलिक अधिकार पार्ट 1 मौलिक अधिकार पार्ट 2 करके रखा जाए। तो एक को मौलिक अधिकार के 1 में रखा गया और दूसरा जो वो चाहते थे कि जो मौलिक अधिकार वो धीरे धीरे लागू किया जाए जनता पर, तो उस मौलिक अधिकार को यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में रखा गया है। तो ये BN राव की कुछ बेसिक बातें थे। फिर उसके बाद ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो इसका कुछ बेसिक चीज है कहाँ पे है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका प्रावधान किया गया है। अब कुछ इसकी बेसिक जानकारी और है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहां से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। आपको याद करवाया गया होगा जब भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ाया गया था, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें भाग 4 में ये सब पढ़े हैं, तो वहां पे पढ़े होंगे कि भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है, तो वो लिया गया था आयरलैंड से। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ये था कि लोक कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य का क्या तात्पर्य है, लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य यह है कि ऐसी राज्य की स्थापना करना जिनमें जनता के हितों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। यानी कि ऐसे राज्य की स्थापना करना जिनमें जनता के हितों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके, यानी कि जनता के हितों में अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो सके। ये चीज होता है लोक कल्याणकारी राज्य। और इसमें एक और उद्देश्य होता है कि लोकतांत्रिक और आर्थिक और सामाजिक, ये बात को भी रखा गया। आर्थिक रूप से यानी कि अगर कुछ जनता को कोई सुविधा प्राप्त करनी हो आर्थिक रूप से भी प्राप्त कैसा से, लोकतांत्रिक रूप से अगर प्रयोग करना हो तो लोकतांत्रिक रूप से भी हो सके, और सामाजिक रूप से भी वहां पर इनमें लिखा गया है। तो आपको याद होगा कि मौलिक अधिकार में जो होते वो इंसान के क्या होते हैं, प्रदत्त अधिकार वो डायरेक्टली मिल सकते हैं, और वो क्या होते हैं कि न्यायालय में विचाराधीन यानी कि परिवर्तनीय हो सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हो वो अदालत यानी कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो अधिकार है, प्रदत्त अधिकार है, वो बाध्य किया जा सकता है सरकार को उसको दिलाने के लिए। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जितने भी अधिकार हैं उसमें कोई बाध्यता नहीं है, वो सरकार चाहे जनता के हितों में काम कर सकती है या चाहे नहीं कर सकती है। तो इसमें यही कहा गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इतना ही है। अब चलिए हम पढ़ते हैं बारी बारी से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है क्या एक्चुअली में, और इसका क्या क्या प्रावधान किया गया है, और यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप जानते होंगे राज्य से पता चल जाएगा, यानी कि एक राज्य, यानी कि राज्य में जो नीतियां होंगी उनके क्या क्या निर्देश हैं, राज्य में जो नीतियां हैं उनके क्या क्या निर्देश हैं, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। और आपको बताया ही गया भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 और आयरलैंड में रखा गया है।
और एक चीज और है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ये चुनौती नहीं दे सकते कि नहीं ये जनता पर लागू किया जाए, ऐसा कुछ नहीं। अगर राज्य चाहे तो लागू कर सकती है, राज्य चाहे तो नहीं लागू कर सकती है ना। तो चलिए देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कि 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक का क्या क्या इसका प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 36 जो है वो अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा, किसकी परिभाषा, राज्य की, यानी कि जो राज्य की स्थापना होगी उसके बारे में बताया गया कि राज्य कैसा होगा, तो अनुच्छेद 36 में किया गया है। और अनुच्छेद 37 में जो है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। क्या है, 36 में है राज्य की परिभाषा और अनुच्छेद 37 में है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। और अनुच्छेद 38, ये दोनों एक साथ याद कर सकते हैं आप लोग, कौन कौन, अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 37 न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, यानी कि सरकार इस पर कोई बाध्य नहीं होगी कि नहीं वो लागू ही कर सकती है। और अनुच्छेद 38 में है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप लोग पढ़े होंगे प्रस्तावना में भी ये की चीज कि राजनीतिक, आर्थिक और न्याय, वहां पर भी पढ़े होंगे। तो अनुच्छेद 38 में यहाँ पे है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो अनुच्छेद 38 में कहा गया क्या क्या है, 36 में है राज्य की परिभाषा, 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा और 38 में है कि सामाजिक, आर्थिक और न्याय, राजनीतिक न्याय। और अनुच्छेद 39 में है कि संसाधनों का उचित वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि जो राज्य में राज्य होगा वो किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधनों का उचित वितरण, यानी कि जो भी उचित काम होंगे उनको वितरित, कार्य के लिए जो संसाधन होंगे उनको वितरित करना पड़ेगा। और उसके लिए कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जैसे अगर कोई चपरासी है, वो चपरासी का काम कर रहा है तो चपरासी के कैटेगरी का वेतन ही दिया जाएगा उसको। अगर कोई टीचर है तो उसको टीचर के कैटेगरी का वेतन दिया जाएगा। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहा गया है अनुच्छेद 39 में। और अनुच्छेद 39A में क्या है, समान अवसर के आधार पर न्याय देना, समान अवसर के आधार पर भी न्याय देना, ये क्या दिया गया, अनुच्छेद 39A में कहा गया है। और अनुच्छेद 40 में पंचायत, आपको याद होगा कि संविधान में पंचायत, जो पंचायत का गठन है वो कब, आपको याद होगा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो वहां पर जो अनुसूची जोड़ा गया था वो पंचायत से लेकर के जोड़ा गया था। तो यहां पर है अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन, ये काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में कि अनुच्छेद पंचायत का जो गठन होगा वो किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन है। अब देखिए क्या क्या, अनुच्छेद 36, 37 आसानी से याद कर लेंगे कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, ये दोनों परिभाषा होगी, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा 36, 37। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 संसाधनों का उचित वितरण और समान कार्य के लिए समान वेतन और समान अवसर के आधार पर न्याय देना, यह अनुच्छेद 39A। और अनुच्छेद 40 में है पंचायत का गठन। तो ये तीनों एक साथ याद कर लेंगे, सामाजिक, आर्थिक न्याय, संसाधनों का उचित वितरण, समान अवसर के आधार पर समान न्याय देना। और अनुच्छेद 40 सबसे अलग है। और ये देखिए, अब आप जानते होंगे जब पंचायत का गठन होता है, इसे समझोगे समझने के लिए, याद करने के लिए, कि जब पंचायत का गठन होता है तो वहां पे लोग क्या चाहते हैं कि कुछ दशा में हमको काम मिल जाए। जैसे प्रधान का चुनाव है, प्रधान का चुनाव होता है तो प्रधान के साथ रहने वाले ये सोचते हैं कि हमको कुछ काम मिल जाए, है ना। तो पंचायत का गठन 40 में, और कुछ दशा में काम, कुछ दशा में काम का मतलब कि सरकार चाहेगी कि जैसे गरीब होंगे, अपाहिज होंगे, तो उनके लिए कुछ दशा का काम दिया गया है, और उस कुछ दशा के काम के लिए दिया गया अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 42 में कार्य न्यायगत और मानवीय दशा में हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी वृद्धा को काम दिया जा रहा है तो उसको उसी के अनुसार काम दिया जाएगा जिससे कि वो वृद्ध आदमी काम कर सके। ऐसा नहीं कि वो वृद्ध है, 40-60 साल का है और उसको बोला जाए कि नहीं आप 80 किलो का बोरी उठा करके लेके चलो। तो ये बताया गया है
अगर काम कुछ दशा में दिया तो जाएगा, लेकिन कार्य न्यायगत होगा, सही तरीके में। ऐसा नहीं अभी कभी क्या होता है कि किसी गंदे नाले में ले जाके ठेल दिया जाए, जहां पे गंदगी, जहां पे ज्यादा बदबू हो तो वहां पे रख दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, कार्य न्यायगत तरीके से होगा। तो जब आप जानते हो पंचायत का गठन होगा तो काम मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो कुछ न्यायगत तरीके से होगा, अच्छा काम होगा, गलत तरीके से नहीं। तो जब काम मिलेगा तो काम न्यायगत तरीके से होगा। तो ये चीज दोनों एक साथ। उसके बाद जब काम करेंगे आप न्यायगत तरीके से तो आपको कुछ मजदूरी चाहिए। होता नहीं कि हम काम किए हैं हमको मजदूरी दीजिए, है ना, काम किए हैं तो हमको कुछ मजदूरी दीजिए। तो निर्वाह मजदूरी भी और कुटीर उद्योग, तो ये अनुच्छेद 43 में है। तो क्या पढ़े आप, अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन, कुछ दशा में काम दिया जाएगा। लोग दौड़ते हैं पीछे पीछे हमको कुछ काम मिले, और जब काम मिलेगा तो सोचते हैं कि अच्छा काम मिले, न्याय तरीके से काम मिले, मानवीय दशा में मिले। और जब काम मिल जाता है, काम करने लगते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कुछ मजदूरी मिले, है ना। तो ये तीनों चीज एक साथ याद कर लेंगे, ये वाला। तो ये अनुच्छेद 41, 42 और 43, कुछ दशा में कार्य न्यायगत तरीके से हो, और 43 निर्वाह मजदूरी। अब अनुच्छेद 44 देखेंगे। अनुच्छेद 44 यानी कि समान नागरिक संहिता, 44 यानी कि समान समान। देखो 44 का मतलब क्या है, समान समान, ऐसे याद करो, समान समान। तो समान समान से हो जाएगा यानी कि समान नागरिक संहिता। तो समान नागरिक संहिता वो किसमें है, अनुच्छेद 44 में है। किसमें है, अनुच्छेद 44 में। ये भी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। और उसके बाद अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में क्या है, अनुच्छेद 45 में है कि 6 वर्ष से कम आयु शिक्षा का होना। और ये 86वें संविधान संशोधन 1976 में, आपको याद होगा कि 86वें संविधान संशोधन एक किया गया था कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त की शिक्षा दी जाएगी। और वो जो लगा मौलिक अधिकार में लेके रख दिया गया कि नहीं, आपका ये लोगों का ये अधिकार है, बच्चों का ये अधिकार है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक उनको शिक्षा दी जाए, ये अधिकार था। तो वो उसको ले जाके रखा गया, अनुच्छेद 21A में रख दिया गया था। तो ये जगह हो गई थी खाली। जब ये जगह खाली हो गई थी तो 6 वर्ष से कम बच्चों की आयु की शिक्षा यहाँ पे रख दिया गया अनुच्छेद 45 में। ये 3 चीज होता है, चाहे मौलिक अधिकार की बात हो, नीति निर्देशक तो हो, मौलिक कर्तव्य हो, तीनों चीज अगर पूछा जाए तो तीनों में शिक्षा से संबंधित जब भी सुधार हुआ है तो 86वें संविधान संशोधन 46। अनुच्छेद 46 क्या है, अनुच्छेद 46 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति शिक्षा, आर्थिक हित, समान न्याय। जो जाति, कुछ जातियां होती हैं जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, जो कम विलुप्त जातियां होती हैं अल्पसंख्यक के रूप में, तो उनके लिए शिक्षा और आर्थिक और हित समाज न्याय दिया जाए, उनमें कोई भेदभाव ना किया जाए। और अनुच्छेद 47 में क्या है, अनुच्छेद में 47 में है मद्य निषेध, पोषाहार, स्वास्थ्य। मतलब क्या कि अगर सरकार चाहे तो जो नशीली पदार्थ होती हैं, बिक रही हैं, उन पर रोक लगा सकता है। मद्य निषेध यानी कि जैसे शराब हो गई, बिहार में क्या है, बिहार में रोक लग गया है, दारू बेचने पर लग गया है रोक। तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है, सरकार चाहेगी तो रोक लगा सकती है, सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं लगा सकती। सरकार अपने साधनों के अनुसार ही वो कार्य करती है। तो अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध। अब इनको भी देखिए बारी बारी से बड़े आराम से याद करेंगे। जब आप जानते हो कि जब मद्य निषेध हो जाएगा, दारू पे लोग लग जाएगी, तो लोग दारू जो पीते हैं तो उनको आ जाएगी अकल। और जब अकल आ जाती है, अभी तक तो दारू पी के लुंड रहते हैं ना, परेशान रहते हैं, उनको ख्याल ही नहीं रहता कि करना क्या है, तो ठीक है, बुद्ध रहते हैं। अब उनको आ जाएगी अकल जब दारू नहीं मिलेगी तब, तो वो सोचेंगे चलो क्या ना हम कृषि करें, खेती बाड़ी करें, पशुपालन करें, दुधारू पशु रखें, ठीक है, तो ये सबका पालन किया जाए। तो इसमें क्या है, 47 में मद्य निषेध है। जब उनको अकल आएगी तो कृषि, पशुपालन, दुधारू भैंस सोच रखेंगे। तो अनुच्छेद 48 में, अनुच्छेद 48A में जब कृषि उसी करेंगे तो सोचेंगे कृषि के साथ साथ छांव में रुकने के लिए, खेत में रुकने के लिए क्या किया जाए, पेड़ लगाया जाए। तो पर्यावरण संरक्षण। तो 47, 48, 49, 47 में मद्य निषेध, 48 में कृषि, पशुपालन और दुधारू पशु, 48A में पर्यावरण संरक्षण। और अनुच्छेद 49, 50, 51 ये तीनों एक साथ याद करेंगे। राष्ट्रीय महत्व स्मारक स्थान का संरक्षण, यानी कि जैसे होते हैं हर राज्य में कुछ स्मारक होते हैं, तो उनका संरक्षण करने का दायित्व भी किसके पास होगा,
राज्य के यानी कि राज्य के पास होगा, सरकार के पास होगा। तो वो सरकार को क्या करना पड़ेगा, उसका जो स्मारक होंगे उसका संरक्षण, जान रहे हो, संरक्षण करेंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 50 में है, अनुच्छेद 50 का मतलब 50-50 का मतलब अलग अलग, अलग अलग मतलब पृथककरण। तो अनुच्छेद 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का पृथकीकरण होगा। पृथकीकरण से क्या तात्पर्य है कि अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों साठगांठ में काम करते हैं तो भारत की जो जनता होगी, राज्य की जो जनता होगी, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, सही से विकास नहीं हो पाएगा जनता का। तो इसीलिए यानी कि राज्य या देश का विकास नहीं हो पाएगा अगर कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों एक हो जाए। अगर एक हो जाएंगे तो कार्यपालिका जो चाहेगी न्यायपालिका वही करेगी, न्यायपालिका जो चाहेगी कार्यपालिका करेगी। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को अलग अलग रखा गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग होंगी अगर कार्यपालिका, कुछ कार्यपालिका के अंतर्गत मतलब जैसे राष्ट्रपति, सांसद, एरा वगैरह, प्रधानमंत्री, ये सब आते हैं, अगर ये लोग गलत कार्य करते हैं तो न्यायपालिका उसमें क्या करती है, हस्तक्षेप करती है कि नहीं आप ऐसे नहीं करेंगे, इसको अच्छे से करिए, ये गलत है, समाज के तरीके पर यानी कि भारतीय समाज के, भारतीय जनता के लिए ये अहित है, उनके जो अधिकार होंगे उनका हनन हो रहा है, तो उसका क्या करती है, विरोध करती है ना। तो इसलिए अनुच्छेद 50 में रखा गया कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर अनुच्छेद 51 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय क्या, अभी तक क्या पढ़े, सब पढ़े आप कि राज्य की परिभाषा, न्यायालय, सामाजिक संसाधन क्या होंगे, पंचायत क्या होंगे, काम क्या मिलेगा, सबका काम हो गया। अब इसमें लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अशांति होंगी उसकी सुरक्षा यानी कि उसकी अभिवृद्धि, यानी कि उसको जो अशांतियां होंगी उस पर रोक लगाना, किस पर है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमने क्या पढ़ा, ये सब पढ़ा। इनको बारी बारी से आप कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका ये होता है कि आप उसको बढ़िया से कैटेगराइज यानी कि अलग अलग भागों में बांट लो। जैसे इस भागों में बांट लिया गया, इसको अलग अलग भागों में बांट लिया गया, और जब बांट लिया जाए तो उसको फिर उसी तरीके से लगाना है, ठीक है। तो अलग अलग भागों में देखिए, राज्य की परिभाषा, न्यायालय एक साथ हो जाएगा, ये तीनों एक साथ हो जाएगा। पंचायत का अलग कर दोगे, पंचायत जब होगा तो उनके में क्या मिलेगा, काम मिलेगा, नया तरीके से होना चाहिए, फिर मजदूरी चाहिए। फिर समान नागरिक संहिता 50-50 बराबर होती है, समान समान। फिर उसके बाद 45-46 दोनों एक जैसे हैं। 47-48-49 ये क्या, मासिक निषेध, जब लोग शराब दारू से मुक्त हो जाएंगे तो कृषि पालन करने लगेंगे, मतलब छूट जाएगी, तो पर्यावरण के लिए करेंगे। तो राष्ट्रीय स्मारक यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, और कार्यपालिका न्यायपालिका अंतर्राष्ट्रीय। तो इस तरह से 36 से 51 तक के जो प्रावधान थे वो हो गए। इसके बाद थोड़े से कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको हम देखते हैं क्या निकल कर आती हैं कि जब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार के जो दायित्व थे और नीति निर्देशक तक सरकार के जो दायित्व थे, उनमें क्या होने लगा, टकराव होने लगा। जब टकराव होने लगा तो उन पर चला केस, केशवानंद बनाम केरल। तो जब केशवानंद बनाम यानी कि केशवानंदवाद बनाम केरल के राज्य में जब 1973 में चला, तो उसमें यह कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व नीचे है और मौलिक अधिकार सर्वश्रेष्ठ है। तो उसमें कहा गया 1973 में कि मौलिक अधिकार ही सबसे अधिक है, मौलिक अधिकार को होना चाहिए और नीति निर्देशक तत्व को दबा देना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर आता है 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में यह कहा गया 1976 में कि नहीं, मौलिक अधिकार नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार से ज्यादा शक्तिशाली, मतलब ज्यादा उपयोगी है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। तो इसमें फिर उसके बाद आया मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में। 1980 में ये निर्णय लिया गया कि नहीं, ना तो मौलिक अधिकार अधिक है, ना तो क्या नाम है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है और दोनों का दायित्व तो जनता के लिए है, यानी कि जनता के भलाई के लिए है। चाहे वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, सब जनता को देखते हुए है। तो जब दोनों को जनता को देखते हुए किया गया है, तो इसमें यह कहा गया कि ना तो मौलिक अधिकार ना तो नीति निर्देशक तत्व, दोनों आपस में क्या है, संतुलन बनाए रखेंगे। तो ये था इतना। तो पूछ लेता कभी कभी मिनर्वा मिल्स वाद कब हुआ था, तो 1980 में था। और केशवानंद कब था, 1973, 42वां संविधान, वो तो जानते ही हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। कोई गलती भी होगी तो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और सरकारी जॉब मस्ती से जुड़े रहिए।